स्टार्ट हो चुका है ना? है सर। ओके सर। अच्छा देखो सर, आज मैं ज़्यादा इधर उधर का बात नहीं करना है मुझे। आज मैं आपको इकोनॉमिक्स में एक कंप्लीट डिस्कशंस करना चाहता हूँ। कंप्लीट डिस्कशन इन द सेंस कि आप इतना समझो कि इकोनॉमिक्स को अगर ভলিউম আর এটা ভলিউম দিয়ে মাল্টিপ্লাই, দুটো ভলিউমকে মাল্টিপ্লাই করবি তাহলে হয়ে যাবে। भाई म्यूट कर दे सिवास, बिना म्यूट करे क्या बके जा रहे हैं। अच्छा देखो, तो बेसिकली पूरा इकोनॉमिक्स का A to Z डिस्कशंस करना है। मैं कोशिश करूंगा कि पूरा डिस्कशन एक ही क्लास में कंप्लीट करने का, बट कोशिश करूंगा। मतलब काफी टफ होगा क्योंकि पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स को एक सिंगल क्लास में बताना इट्स रियली टफ। बट फिर भी एक ट्राई तो ले सकते हैं ना सर। हाँ हाँ, किसी भी टॉपिक में मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, ठीक है? बात को समझे, किसी भी टॉपिक में डेप्थ में नहीं जाऊंगा। जैसे कि नॉर्मली हम लोगों का जो क्लासेस चलता है उसमें क्या होता है, हम लोग किसी पर्टिकुलर टॉपिक में थोड़ा डेप्थ में बात करते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पर मैंने ना तो डिमांड के डेप्थ में बात करना है, ना तो सप्लाई के डेप्थ में बात करना है, ना कंज्यूमर बिहेवियर के डेप्थ में बात करना है, ना मार्केट के डेप्थ में बात करना है, ना प्रोडक्शन में, ना कॉस्ट पे, ठीक है? हर चीज को जानना है, पर नॉट इन डेप्थ बट इन ओवरव्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है? चलो सर, ये जब तक स्टार्ट नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। मतलब बात ऐसा है कि हम लोग हर एक टॉपिक को हम लोग सिंगल हैंडेडली भी डिस्कस करते हैं, जिसके हम लोग डेप्थ में बात करते हैं। उसके लिए ऑलरेडी कुछ क्लासेस आप लोगों के पास है, आई नो दैट, ठीक है? क्लास का लिंक। लेकिन अगर एक कंप्लीट कभी भी अगर आपको जरूरत पड़े तो कंप्लीटली एक इकोनॉमिक्स का डिस्कशन चाहिए तो आप इसको रेफर कर सकते हो, और आपका पूरा टॉपिक का एक रिविजन हो जाएगा इकोनॉमिक्स में, ठीक है? स्पेशली माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ओके सर, तो चलो स्टार्ट करें माइक्रो इकोनॉमिक्स का A to Z डिस्कशंस। तो ये A to Z डिस्कशंस में क्या होने वाला है सर? ऐसे तो इकोनॉमिक्स को हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, या फिर एज ए बिजनेस प्रोफेशनल्स, एज ए MBA प्रोफेशनल्स, सबका काम का जगह है सर। इकोनॉमिक्स सबका है बॉस, ठीक है? बात को समझे, इकोनॉमिक्स सबका है, सरकार का भी है इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट का भी है इकोनॉमिक्स, कंपनी का भी है इकोनॉमिक्स, आपका है इकोनॉमिक्स, मेरा है इकोनॉमिक्स, CA का है इकोनॉमिक्स, CS का है इकोनॉमिक्स, CMA का है इकोनॉमिक्स, MBA प्रोफेशनल्स का है, सबका है बॉस, ठीक है? तो क्योंकि ये टॉपिक या सब्जेक्ट सबका है, तो क्यों सबका है? क्योंकि बिजनेस सबका है। बिजनेस में अधिकार आपका, मेरा, सबका। बिजनेस बनाना है ना, तभी तो देश में जॉब क्रिएट होगा। बिजनेस रहेगा, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो एग्रीकल्चर वाला बिजनेस हो, इंडस्ट्री वाला बिजनेस हो, या फिर सर्विस वाला बिजनेस हो। 3 सेक्टर होता है नॉर्मली हमारे किसी भी कंट्री में, देख लो। देर आर मेनली 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। एक आपका एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है ना, जिसमें जैसे कि इंडिया जैसा कंट्री जो एग्रोरियन कॉन्सेप्ट में चलता है, तो उसमें एग्रीकल्चर लेवल में काफी लोग अपने आप को सरवाइव करवाते हैं। इंडस्ट्री में भी इंडिया आजकल काफी डेवलप कर लिया कॉम्पेरेटिवली। और दूसरा है सर टर्शियरी सेक्टर, जो जिसमें इंडिया अभी दुनिया में वन ऑफ द टॉप है सर। टर्शियरी मतलब सर्विस सेक्टर। तो सर कहीं ना कहीं या तो एग्री रिलेटेड बिजनेस बनाओ, या तो इंडस्ट्री रिलेटेड बिजनेस बनाओ, या तो सर्विस रिलेटेड बिजनेस बनाओ। सर्विस का एक बड़ा एग्जांपल है IT सेक्टर, ठीक है? जिसमें इंडिया बॉस है अभी, वर्ल्ड बॉस, ठीक है? IT सेक्टर में इंडिया अभी वर्ल्ड बॉस है। मतलब डे बाय डे, और मतलब इस लेवल में इंडिया ने काफी डेवलपमेंट हासिल किया सर लास्ट 15-20 ईयर्स में स्पेशली। तो बात क्या है सर? बात एक ही है, चाहे एग्रीकल्चर का बिजनेस हो, चाहे इंडस्ट्री रिलेटेड बिजनेस हो, चाहे टर्शियरी या सर्विस रिलेटेड बिजनेस हो, अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स के थ्रू से ही आप सारा का सारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हो। तो दैट इज वाई हम लोग अगर इकोनॉमिक्स को बिजनेस इकोनॉमिक्स बोल देते हैं, तो इसमें कोई ज्यादा बोलना नहीं होगा, उल्टा जितना रीजनेबल है उतना ही बोलना होगा, ठीक है? तो इसीलिए हम लोग इसको बिजनेस इकोनॉमिक्स के हिसाब से भी बोलते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ, फिर ये जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स है सर, मैं थोड़ा सा जल्दी कोशिश करूंगा कभी कभी, क्योंकि मुझे मैं बोला ना आपको A to Z डिस्कशंस। तो आप लोग, मैं बीच बीच में जैसे नॉर्मली पूछता रहता हूँ, पूछता रहूंगा आपको, लेकिन आप लोग घबराएगा नहीं। ऐसा नहीं सोचे कि सर इतना जल्दी क्यों बोल रहे हैं। देखता हूँ मैं इतना जल्दी तो बोल नहीं पाता, बट कोशिश करूंगा सर।
सर इकोनॉमिक्स डील्स विद प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चंस। इकोनॉमिक्स एक्चुअली ना प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चंस को लेकर डील करता है, और ऐसा प्रॉब्लम ऐसा क्वेश्चंस को लेकर डील करता है जो ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स इन देयर कैपेसिटीज एज कंज्यूमर एज प्रोड्यूसर्स, चाहे आप एक कंज्यूमर हो, मतलब जो कोई भी सोसाइटी में कंज्यूम करते हैं। एक बात पता है ना सर आपको, बंदा इनकम करे ना करे, खाता सभी को ही है। मतलब बंदा कमाए ना कमाए, खाने में सब आगे है सर, ये तो नॉर्मल बात है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो अपने माँ बाप के पास उसको रहना पड़ता है, माँ बाप उसको पालते हैं, बड़ा करते हैं, ये नॉर्मल एक सिस्टम है। सिर्फ ह्यूमन ह्यूमन मतलब इंसानों के जंगल में नहीं, पशुओं के जंगल में भी ऐसा ही सिस्टम है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि माँ बाप ने खिलाया पढ़ाया, अरे ये तो नॉर्मल बात है। माँ बाप भी खिलाएगा, माँ बाप भी बड़ा करेगा, इसमें कोई स्पेशलिटी नहीं है। मतलब ह्यूमन बींग का जंगल में ऐसा कोई स्पेशल बात नहीं हो जाता है। हाँ, मतलब लायन के जंगल में भी लायन भी ऐसा ही काम करते हैं सर। हाँ, कुत्तों के जंगल में भी देखोगे वो भी वही करते हैं, बिल्ली बिल्ली वाले भी वैसे ही करते हैं। इवन मैंने तो फिश को भी देखा सर, ठीक है, वो भी अपने बच्चों के लिए खाना जुगाड़ करके बच्चे को खिलाते हैं। पंछी को भी देखा कि कैसे बच्चों के मुंह में खाना डालते हैं, आप भी देखे होंगे। तो सर क्या हम लोग पंछी बिल्ली सबके बारे में जानेंगे? अरे नहीं सर उनको इकोनॉमिक्स का जरूरत नहीं है, बिकॉज इकोनॉमिक्स का वो महसूस कर सकता है, बिकॉज वो नेचर के साथ है। तो क्या हम लोग नेचर के बाहर है? नहीं सर, हम लोग थोड़ा अपने आप को स्मार्ट समझते हैं ना। कौन? ह्यूमन बींग का जंगल। तो ह्यूमन बींग के जंगल में जो अलग अलग इंडिविजुअल्स है, वो अपने अपने कैपेसिटी से, वो अपने अपने कैपेसिटी से, चाहे एज ए कंज्यूमर हो चाहे एज ए प्रोड्यूसर हो, कोशिश करता है अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो बड़ा सवाल है सर, इकोनॉमिक्स एक प्रॉब्लम सॉल्विंग पेपर है, बात समझे। एज ए चार्टर्ड स्टूडेंट, एज ए सीएमए स्टूडेंट, यू मस्ट नो दैट, एज ए सीए स्टूडेंट। और सबसे बड़ा बात, ये जो प्रॉब्लम है और इसका जो क्वेश्चन है, प्रॉब्लम आते ही क्वेश्चन आता है। जब भी जिंदगी में प्रॉब्लम आता है हम लोग क्वेश्चन करते हैं ना, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जैसे ही इंसान की जिंदगी में आता है ना, तो इंसान क्वेश्चन करता है। क्वेश्चन क्या है? कैसे सॉल्व करें। So basically, economic literacy is essential for everyone, not just for chartered, not just for CMA, not just for CS. हर एक बंदे को इकोनॉमिक्स जानना चाहिए, हर एक बंदे को। सर क्या बात करते हो, चालू हो जाए क्या? अरे चालू हो जाओ, बिल्कुल चालू हो जाओ, झोला लेके निकल पड़ो, अपने आजू बाजू में जो भी है सबको पढ़ना चालू करो। सर कैसे पढ़ाएं? किताब लेके, हाँ, कुछ बेसिक किताबें मेरे से लेके भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, सॉफ्ट कॉपी तो ऐसे ही दे सकते हो। हाँ, और फिर लोगों को इकोनॉमिक्स सिखाना चालू कर दो, लेकिन पहले खुद सीखो। ठीक है, क्योंकि लोग इकोनॉमिक्स समझ जाएगा ना सर, जिंदगी का जो भी इकोनॉमिक इश्यूज है उसको सॉल्व करने के लिए दिमाग लगा पाएगा। तो सिंपल बात है, इकोनॉमिक्स सबका है बस, इसलिए मैं बोला था इकोनॉमिक लिटरेसी इज एसेंशियल फॉर एवरीवन। सर बिजनेस इकोनॉमिक्स में बी डिफाइंड एज द यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस टू मेक बिजनेस डिसीजंस। सर हमारे देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हम लोग बिजनेस डिसीजन नहीं ले पाते। अगर मैं इंडिया का बात करूं तो इंडिया जैसा कंट्री का सबसे बड़ा इशू तो वही है कि हम लोग बिजनेस डिसीजन लेने में बड़ा बड़ा दिक्कत फील करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोगों के दिमाग में बुद्धि नहीं है, बुद्धि बहुत है, बुद्धि का कोई डाउट नहीं है सर। प्रॉब्लम है कि हम लोग ना भूल गए। भारत एक जमाने में इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग में दुनिया में नंबर 1 हुआ करता था। मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। इंडिया का जीडीपी दुनिया का टॉप जीडीपी में से एक था। ठीक है, इवन जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद से भी अगर देखो, मतलब अभी 2022 चल रहा है ना, मतलब अगर आप 1 सीई क्रिश्चियन एरा जब से स्टार्ट हुआ है तब से देखो, और अप टू 1500 तक अगर आप हिसाब लगाओगे ना, तो इंडिया वर्ल्ड में हाईएस्ट लेवल ऑफ जीडीपी क्रिएटर में से एक था। तो ऑब्वियसली बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व किया था तभी ना, हवा में तो कोई नंबर 1 नहीं बन सकता। सर कैसे बोल सकते हो आप? अरे सब प्रमाण है, वर्ल्ड बैंक का डेटा दे दूंगा, क्या बोलते हो? सर डेटा से एक बात नहीं है, बिलीव करो, समझो अपने देश के बारे में, समझ जाओगे। नाउ प्रॉब्लम इज दैट कि इकोनॉमिक्स में भी डिफाइंड एज द यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस टू मेक बिजनेस डिसीजंस। आज के डेट में इंडिया में बहुत जरूरी है बिजनेस डिसीजन को डेवलप कर पाना, इन्वॉल्विंग द बेस्ट यूज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्कार्स रिसोर्सेस। ऑर्गेनाइजेशन का जो कमती रिसोर्सेस है, स्कार्सिटीज है ना रिसोर्स में, ऑर्गेनाइजेशन अपना स्कार्स रिसोर्स को कैसे बेस्ट चीज में कन्वर्ट करें। जैसे आपको बता दूं कि इंडिया रिसेंटली एक बहुत अच्छा अच्छा कुछ काम कर रहा है,
उस दिन आनंद महिंद्रा सर ने, मैंने शायद इसको व्हाट्सएप में पोस्ट किया था, अगर आप लोगों ने देखा, स्टेटस दिया था। आनंद महिंद्रा मतलब महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का ओनर सर, ठीक है, जिनको इंडिया का आयरन मैन भी कहा जाता है आज के डेट में, मतलब आयरन मैन मतलब बिजनेस में काफी फेमस है। तो आनंद महिंद्रा सर ने एक पोस्ट दिया था, तो मैंने उसको बहुत ही अच्छे से, मैं उनको फॉलो करता हूँ कि उनका कहना, उनका पोस्टिंग में देखता हूँ। तो वहां पर देखा जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली यूपी में किसी एक शहर में एक बंदा ने एक रिक्शा बनाया, उसमें बेसिकली ई रिक्शा है सर, उसमें 6 बंदा लगातार बैठ सकता है, और एकदम वर्टिकली बना दिया, मतलब एक के बाद एक बैठेगा, मतलब जैसे ऑटो के जैसा या टोटो के जैसा नहीं, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग मॉडल है, आप लोग रिसर्च सर्वे करो, गूगल करो, दिख जाएगा आपको। तो प्रॉब्लम इज दैट कि हमारे पास जब रिसोर्स कम होता है ना, तो कमती रिसोर्स में कैसे बेहतरीन चीज बनाया जा सकता है, ये इकोनॉमिक्स सिखाते हैं। किसी भी कंट्री ना एक दिन में रिच नहीं हो जाता, कोई कंट्री एक ही दिन में रिच नहीं हो जाता, एक दिन में जॉब क्रिएशन भी नहीं हो जाता, समय लगता है। लेकिन समय के साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी होना चाहिए। तो इन रियलिटी इकोनॉमिक्स एक्चुअली स्कार्स रिसोर्स में कैसे आप बेहतरीन चीज बना सकते हो, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है इकोनॉमिक्स। जब आपके पास कुछ नहीं है तब भी आप कुछ कर दिखाए ना, तो जाने, तो उसको बोलते इकोनॉमिक्स। ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको मैं किताबी बात सिखा रहा हूं, नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं है सर। अब हर तरह का प्रॉब्लम हाथों हाथ तो ऐसे सिखाया नहीं जा सकता, बट इकोनॉमिक्स के थ्रू से हम लोग इतना जरूर सोच सकते हैं। जैसे मैं आपको आनंद महिंद्रा सर का ट्वीट दिखाने से आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये रिसेंट ट्वीट जो है, मैं वही दिखाने का कोशिश करता हूँ। काफी वायरल हुआ था, उसमें एक ये इलेक्ट्रिक, ये भी एक बना था, नहीं ये नॉट दिस वन, सर साइकिल टाइप जैसा। हाँ हाँ हाँ, साइकिल टाइप देखा तुम लोगों ने? सर देखा था, वो कुछ खेत पे या कुछ कहीं पे हो रहा था। हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट में उन्होंने उसको उसको डेवलप किया साइकिल टाइप में, ठीक है। तो जस्ट एक एग्जांपल में देने का कोशिश कर रहा था कि हमारे पास जो है उससे भी हम बेहतरीन से बेहतरीन चीजें बना सकते हैं। तो यही इकोनॉमिक्स का मेन आइडिया है सर। स्कार्सिटी का मतलब क्या है? स्कार्सिटी से ही तो इकोनॉमिक्स है। मैं आपको एग्जांपल देने का मेरा एक ही इरादा होता है, बस ट्राई टू कनेक्ट यू, ताकि आप स्कार्सिटी को ना रट्टा ना लगाओ। स्कार्सिटी कोई रटने वाला चीज नहीं है, কোনো মুখস্থ করার জিনিস নয় स्कार्सिटी। स्कार्सिटी एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है जो हर एक इंसान को अपनी जिंदगी में कभी ना कभी फेस करना पड़ता है, चाहे बड़ा बाप का बेटा हो, चाहे गरीब बाप का बेटा हो, चाहे मजला बाप का बेटा हो, मजला मतलब जिसका मीडियम इनकम हो, ठीक है। हर किसी को फेस करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि जो रिच फैमिली से है उन्हें फेस नहीं करना पड़ता, गलत। अगर ऐसा होता तो फिर अमिताभ बच्चन साहब इतना इनकम करने के बाद भी कंगाल हो गया था, पता है आपको, बैंकरप्टेड हो गया था। इसके बाद कौन बनेगा करोड़पति करके उनको पैसा मिला, करीब 90 करोड़ के आसपास का मार्केट में लोन हो गया था, 90 करोड़। लेकिन उन्होंने भी अपना प्रॉब्लम फेस किया। तो अगर अमिताभ बच्चन फेस किया होगा तो इसका मतलब जरूर अभिषेक बच्चन भी फेस किया होगा। सिंपल सा बात है ना सर। तो ऐसा नहीं कि बड़ा बाप का लोग फेस नहीं करता, गलत सोच है लोगों का कि भाई तुम्हारा क्या चिंता, चिंता सबको है बॉस। और चिंता जब भी आता है ना, इकोनॉमिक्स के थ्रू से उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स पढ़ने के पीछे क्या कारण है। तो स्टूडेंट्स को बस यही कहना चाहिए इकोनॉमिक्स में। हाँ सर बोलो, कोई क्वेश्चन है क्या? স্যার স্কার্ড রিসোর্সের একটা নোট লিখে দেন একটা ছোট করে, মানে এক্সপ্লেনেশন একটা ছোট করে বলে দেন না। आज कोई नोट्स नहीं लिखाऊंगा सर, ठीक है। आज की ओके क्लास में सर। कोई नोट्स नहीं लिखाऊंगा। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स मैं आपको डिटेल्स में हर एक बात करूंगा, उसमें ओके स्कार्सिटी सर। क्या है नहीं है। मैं आपको शुरू में ही आज बताया कि आज मैं किसी भी चीज के डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। आज बस आप लोग कॉन्सेप्ट को सुनो, पूरा इकोनॉमिक्स को। आज मुझे आप लोग प्लीज ये फोर्स ना करो कि सर इकोनॉमिक्स में हर, मैं आप लोग देखो, आप लोग जानते हो मैं हर पॉइंट में बहुत डिटेल्स में बात करता हूँ, ठीक है। ये 4 लाइन में मैं 20 मिनट बिता दिया। तो एज दिस इज माई हैबिट, बट आज मैं आपको किसी भी चीज में ना ज्यादा डिटेल्स में लेके नहीं जाना चाहता। अब थोड़ा शुरुआत है तो मैं थोड़ा कोशिश किया आपको थोड़ा कनेक्ट करने का, ठीक है।
तो एक मिनिमम टाइम में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरा इकोनॉमिक्स का एक आइडिया देने के लिए, और ये नोट में आपको शेयर करूंगा। इसे आप कैप्सूल भी बोल सकते हो। तो नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, क्या इकोनॉमिक्स सर? इकोनॉमिक्स जो है सर, इसमें डेफिनेशंस है, स्कोप है। सर इकोनॉमिक्स का डेफिनेशंस में माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इसका एक सिंपल सा बात आपको करता हूँ। इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट जो है ना सर, स्कार्सिटी से ही आया है। स्कार्सिटी है तो इकोनॉमिक्स है, स्कार्सिटी नहीं तो इकोनॉमिक्स नहीं। अभाव नहीं, जो बेस्ट क्वालिटी मतलब बाहर निकल के आते हैं ना, उसी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो इकोनॉमिक्स का नेचर क्या बताते हैं? ये साइंस है, ये एक विज्ञान भी है। बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिस में ही मैक्रो इकोनॉमिक्स सामने आते हैं। इकोनॉमिक्स एक आर्ट भी है, इकोनॉमिक्स प्रैग्मेटिक भी है, इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव भी है। मतलब आप इकोनॉमिक्स के थ्रू से हर तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसको आप साइंस समझो, इसको आप कॉमर्स समझो, इसको आप आर्ट समझो, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन सॉल्व थ्रू इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब आपको एक एक करके मैं 2-4 पॉइंट और बताता हूँ। बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है quite wide, it covers most of the practical problems a manager or a firm faces। एक बिजनेस में जो मैनेजमेंट में रहते हैं सर, उनको डे टू डे लाइफ में इस तरह का प्रॉब्लम, हर तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। कल जब आप किसी फर्म में मैनेजर बनोगे, किसी कंपनी में सीईओ बनोगे, ठीक है, तो आपको भी सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम के थ्रू से जाना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम के थ्रू से जाना पड़ेगा। जैसे कि ये बोला ना इकोनॉमिक्स प्रैग्मेटिक है। प्रैग्मेटिक का क्या मतलब है सर? प्रैग्मेटिक इन द सेंस कि किसी भी चीज को प्रैक्टिकल वे में डील करना। थ्योरेटिकली बहुत सारा चीज लिखा रहता है, हर थ्योरी जिंदगी में अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। तो सेंसिबली किसी भी चीज को जब आप रियल लाइफ प्रॉब्लम के साथ जोड़ के डील करते हो, उस डीलिंग को प्रैग्मेटिक कहा जाता है। इकोनॉमिक्स इज वेरी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, दिस इज नॉट जस्ट अ थ्योरी। तभी इकोनॉमिक्स को प्रैग्मेटिक कहा गया सर। समझ में आ रहा है सर? इकोनॉमिक्स को इसी कारण से प्रैग्मेटिक कहा गया, क्योंकि ताकि आप प्रैक्टिकल वे में इकोनॉमिक्स को सॉल्व कर पाओ। जब भी प्रॉब्लम आए एज ए मैनेजर, ठीक है, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ। इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव भी है। नॉर्मेटिव का मतलब होता है कुछ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स फॉलो करना, कुछ नॉर्म्स फॉलो करना, ठीक है, बिहेवियर को देख के डिसीजन लेना। ठीक है, मतलब जैसा है उसके बेसिस में एक डिसीजन में आना, जो आप देख रहे हो, जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो दैट्स व्हाई ये नॉर्मेटिव भी है, मतलब जो एक्सपीरियंस के थ्रू से आप जब किसी चीज को फील करते हो, जिसको आप बेसिकली एक आइडियल के तौर पे, अच्छा ऐसा होता है इस केस में, तो फिर इन दैट केस हम लोग ऐसे डिसीजन लेते हैं। तो एज ए बिजनेस मैनेजर आपको इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ बिजनेस इश्यूज टू व्हिच इकोनॉमिक थ्योरीज कैन बी डायरेक्टली अप्लाइड। एक इंटरनल इश्यूज, एक एक्सटर्नल इश्यूज। इंटरनल इश्यूज लाइक ऑपरेशनल इश्यूज, दिस कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक्सटर्नल इश्यूज जो है सर, उसको सॉल्व किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू से। मतलब बिजनेस के अंदर जो प्रॉब्लम है ना सर, बिजनेस का अंदर का जो प्रॉब्लम है उसको इंटरनल इश्यूज बोलेंगे। जैसे मानो प्रोडक्शन रिलेटेड मैटर, कॉस्ट रिलेटेड मैटर, प्राइस रिलेटेड मैटर, ठीक है, ये सब चीजें ना इंटरनल मैटर होता है। तो किसी भी बिजनेस का जो इंटरनल इश्यूज है उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करते हैं। लेकिन एक्सटर्नल मैटर, जैसे मानो किसी कंट्री का जीडीपी, किसी कंट्री का नेशनल इनकम, किसी कंट्री का एम्प्लॉयमेंट इशू, किसी कंट्री का पॉवर्टी इशू, ये कोई इंटरनल मैटर नहीं है। किसी कंट्री का पॉलिटिकल इश्यूज, ये कोई इंटरनल मैटर नहीं है, वो एक्सटर्नल मैटर है। ऐसे आप लोगों को अभी करंटली मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू से ही बात करूंगा, बिकॉज जो आप लोग CSE में मेनली पढ़ते हो दैट इज बेसिकली माइक्रो। साथ में थोड़ा बहुत नेशनल इनकम, बिजनेस साइकिल, कुछ एक्स्ट्रा लेवल में पढ़ा जाता है हल्का फुल्का। तो मेरा मेन फोकस एरिया माइक्रो में ही रहेगा, बिकॉज माइक्रो में ही इकोनॉमिक्स का बेस है। तो एक्सटर्नल इश्यूज एज वेल एज इंटरनल इश्यूज, दोनों तरह का इशू सॉल्व करने के लिए ये इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आपके लिए जरूरी है। एज ए मैनेजर भी आपको कंपनी के लिए भी जरूरी पड़ता है। जैसे आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं कि जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स जो इंटरनली ऑपरेशनल इश्यूज में काम करते हैं,
यू कैन सी इट हियर। फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू से आप क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। जैसे मार्केट में जो डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग है, यही सब एक्चुअली माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर भी हो जाता है। इकोनॉमिक्स में आप लोग जो चैप्टर पढ़ते हो, चैप्टर भी है ना, डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, डिमांड सप्लाई, है ना। तो डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक इश्यूज है जिसको सॉल्व करना पड़ता है। कल अगर मार्केट में आप कोई बिजनेस के लिए आते हो, से फॉर एग्जांपल आज ओला, उबेर, जोमेटो, पेटीएम, ओयो, फ्लिपकार्ट, लेंसकार्ट, नाम तो सुने सर? प्लीज टेल मी, नाम तो सुना है आप लोगों ने? अरे बोलो ना। यस सर। है ना। चाहे ओला का बिजनेस हो, ऑनलाइन में कैब बुक करना, जोमेटो ऑनलाइन में खाना बुक करना, पेटीएम ऑनलाइन के थ्रू से हर काम करना, ठीक है, पेटीएम हर काम के लिए है। ओयो, मतलब एटलीस्ट पेटीएम का कोशिश तो वही है, इलेक्ट्रिक बिल जमा करना है, किसी को बैंक पेमेंट करना है, यूपीआई पेमेंट करना है, लोन लेना है, टिकट बुक करना है, रेल का, फ्लाइट का, कुछ भी पेटीएम के थ्रू से बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ठीक है, ओयो होटल बुक करना है ऑनलाइन में, फ्लिपकार्ट घर के जरूरी चीजें, फैशनेबल चीजें, मोबाइल वगैरह एवरीथिंग, लेंस कार्ड, चश्मा, हाँ सर, ग्लास, सनग्लास वगैरह ये सब, लेंस, आंखों के प्रॉब्लम वाला जो भी चीजें हैं। सो व्हाट इज द पॉइंट सर? सर प्रॉब्लम यही है, पॉइंट यही है कि एक न्यू मोड ऑफ बिजनेस बनाने के लिए आपको डिमांड फोकस्टिंग करना चाहिए कि जिस चीज में हम आना चाहते हैं क्या उसका मार्केट है। द बिग क्वेश्चन, जरूरी नहीं कि ओला उबेर जैसे ही करना है, आप कुछ न्यू करो, लेकिन जो भी करना है, मानो कि कल आप चाहते हो कि जैसे एक साइट बना था, आजकल उतना नाम नहीं सुनते, पाई.com। पाई.com मतलब काम वाली बाई। काम वाली बाई क्या होता है सर? ये मुंबई में किसी ने बना था कि काम वाली का डिटेल्स वहां पर रहेगा, और कोई चाहे तो अपने लिए काम वाली ढूंढ सकता है घर के काम के लिए, तो काम वाली.com। ये भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है। मतलब बेसिकली जिसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि घर पे जो काम के लिए, जो हमारे बंगाल में हमसे हम लोग बोलते हैं काजेर मासी, ठीक है, जो घर पे अनऑर्गेनाइज वे में जो काम करते हैं ना सर, उनका, तो उनका एक वेबसाइट पाई.com, कामवाली.com। तो अगर किसी को लगता है कि भाई मेरे कनेक्शंस में काफी ऐसा बिजनेस हो सकता है, तो ये भी एक इनिशिएटिव है, और इसके लिए भी करोड़ों का फंडिंग हो जाता है। सर क्या बात करते हो? अरे जरूर होता है। ठीक है, जैसे मानो कि आजकल लोगों को घर घर में गार्डन बनाना होता है, ठीक है, क्योंकि सब फ्लैट में रहते हैं, पेड़ पौधा तो देख नहीं पाता, तो गार्डन हर किसी को चाहिए, कम से कम कुछ नहीं तो छोटा सा छत के अंदर टेरेस में ही एक गार्डन चाहिए। तो गार्डनिंग का मार्केट हो चुका है, बहुत बड़ा मार्केट है गार्डनिंग। अब देख लेना, अब ये $multi-billion का मार्केट बनने वाला है। मतलब सीरियसली, जो जिसको हम लोग आमतौर पे माली बोलते हैं, अब ये एक बहुत बड़ा फ्यूचर मार्केट आने वाला है, क्योंकि सिटी में हर एक छोटा से लेके बड़ा घर जिसका भी है, सब अपने छत को गार्डन बनाना चाहता है, गार्डन में खेती कर रहा है, उसमें फसल बना रहा है, उसी गार्डन के अंदर छोटा सा छत को वो गार्डन बना रहा है, और बिना विदाउट एनी मिट्टी, अलग अलग टेक्नोलॉजी के थ्रू से गार्डनिंग हो रहा है। सब ह्यूज थिंग। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। अपने कोलकाता में न्यू टाउन है ना सर, न्यू टाउन इंडिया का फर्स्ट ग्रीन सिटी है सर। यस, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से न्यू टाउन को इंडिया का सबसे बेहतरीन ग्रीन सिटी का अवार्ड मिला है, क्योंकि न्यू टाउन में हर एक घर पे अभी सरकार का रूल्स भी है कि गार्डन होना जरूरी है, एटलीस्ट टेरेस पे, ऐसा कुछ रूल्स है सरकार का। कोशिश है कि न्यू टाउन को इंडिया का बेस्ट ग्रीन सिटी बना जाए। ठीक है, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डिमांड फोकस्टिंग कैसे होता है। डिमांड होगा तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो कॉस्ट एनालिसिस होगा, कॉस्ट एनालिसिस होगा तो स्टॉक मैनेजमेंट या इन्वेंट्री मैनेजमेंट होगा, मार्केट स्ट्रक्चर, प्राइसिंग पॉलिसी, दाम क्या बनाएंगे, रिसोर्स एलोकेशन कहां से मिलेगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कैसे कैसे करेंगे, प्रॉफिट एनालिसिस कैसे करेंगे, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस कैसे करेंगे। ये सारे के सारे बातें माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है सर। समझ में आ रहा है ना? तो फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या डील करता है सर? मैक्रो का ज्यादा डिटेल्स तो अभी मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स आप लोग जो लोग सीए का पढ़ाई कर रहा है, वो लोग इंटरमीडिएट लेवल में डिटेल्स में पढ़ता है मेरे पास। बाकी नॉर्मल लेवल में जो लोग कॉलेज का बीकॉम वगैरह भी करते हैं, उन्हें भी मैक्रो इकोनॉमिक्स करना पड़ता है। तो बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ा सा लार्ज पैरामीटर में बात करता है,
कि इकोनॉमिक सिस्टम कैसे काम करता है, बिजनेस साइकिल क्या है, थोड़ा बहुत मैक्रो का स्वाद आपको मिलेगा। ठीक है, सीएमए सभी को थोड़ा बहुत मिलता है, ऐसे नेशनल इनकम रिलेटेड मैटर या बिजनेस साइकिल रिलेटेड मैटर के बारे में आपको जानना पड़ता है। So type of economic system, stage of business cycle, general trend in national income, employment issues, prices, savings and investment, मतलब कंट्री में कितना सेविंग्स हो रहा है लोगों को, इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड कैसे काम कर रहा है, ये सब मैक्रो इकोनॉमी है। गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज, जैसे कि इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट क्या सोच रहा है, कंपटीशन के लिए गवर्नमेंट क्या सोच रहा है। कंपटीशन मतलब कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ कंपटीशन करेगा, क्या सारा बिजनेस बड़ा बिजनेस ही खा लेगा। ठीक है, फिजिकल पॉलिसी, टैक्स के बारे में गवर्नमेंट क्या सोच रहा है, टैक्स पॉलिसी। फिजिकल मतलब फाइनेंशियल, फिजिकल का मतलब होता है फाइनेंशियल। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में गवर्नमेंट क्या सोच रहा है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन मतलब इंडिया का प्रोडक्ट दुनिया के बाहर, बाहर का प्रोडक्ट इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये जो ग्लोबलाइजेशन चल रहा है, इसमें कंट्री क्या क्या डेवलप, क्या डिसीजन ले रहा है, ये सब मैक्रो है। वर्किंग ऑफ सेंट्रल बैंक्स, आरबीआई कैसे काम करता है। फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर्स, कैपिटल मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, डिवेंचर मार्केट कैसे रेगुलेट होता है, सेबी कैसे काम करता है, इंश्योरेंस कैसे काम करता है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, ये सब हो जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ट्रेड यूनियंस, इंडस्ट्री में ट्रेड यूनियन होता है ताकि वो लेबर के हित में काम करें। प्रोड्यूसर्स, जो बिजनेस में कोई ना कोई चीज प्रोडक्शन करते हैं। कंज्यूमर यूनियंस, कोऑपरेटिव्स, सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सामाजिक स्ट्रक्चर को डेवलप कैसे किया जाएगा, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को बेहतर कैसे बनाया जाए ताकि बिजनेस बने। ऐसा नहीं कि जैसे बंगाल में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बहुत खराब है ना, स्पेशली मतलब इंडिपेंडेंस के बाद पहले थोड़ा ठीक था, फिर उसके बाद मतलब 75 ऑनवर्ड्स, ठीक है, डे बाय डे कांग्रेस फिर सीपीएम, इंडिया में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बहुत खराब हो गया वेस्ट बंगाल में स्पेशली। मैं वेस्ट बंगाल का बात इसलिए करूंगा क्योंकि ये मेरा होम स्टेट है, क्योंकि बाकी किसी स्टेट में मैं इतना दिन रहा नहीं, जैसे मैं बंगाल में रहा, तो बाकी का कहानी रहने से पता चलता है। ठीक है, ऐसे देख के से बहुत कुछ खबर मिलता है वो अलग बात, बट बंगाल को मैं अपने आंखों से समझ सकता हूँ, इसीलिए मैं बंगाल के बारे में बोलता हूँ। ठीक है, बाकी स्टेट के बारे में बोल सकता हूँ, लेकिन मैं नॉर्मली बिलीव करता हूँ कि जहां मैं रहूंगा उसमें रह के मैं जो समझ पाता हूँ उसी को मैं डिसीजन देता हूँ। तो बंगाल के बारे में मैं इतना जरूर बोलूंगा कि हमारे यहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत खराब है, हर बात में चुलसेना चुलबेना, हाँ, बात बात में पॉलिटिक्स, कुछ बोलो अच्छा बोलो तो भी पॉलिटिक्स, खराब बोलो तो भी पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, पॉलिटिक्स का मतलब जो टीवी में देखते हैं वो नहीं, कि ये उसको गाली दे रहे हैं, सीपीएम तृणमूल को गाली दे रहा है, तृणमूल बीजेपी को गाली दे रहा है, बीजेपी तृणमूल को गाली दे रहा है, ये पॉलिटिक्स नहीं होता। पॉलिटिक्स का मतलब होता है पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। प्रॉब्लम यही है कि लोग यही भूल गया पॉलिटिकल मारपीट देख देख के कि भाई पॉलिटिक्स क्या चीज है, वही चीज भूल गया है ना। राजनीति बोलते हैं ना हिंदी में, या बंगाली में क्या बोलते हैं, राजनीति, राजा का नीति, दैट इज कॉल्ड राजनीति। अब राजा का नीति क्या होता है, किंग्स पॉलिसी, पॉलिसी मतलब पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब मारपीट दंगा वाला बात नहीं रे बाबा, वो गलत बात की टीवी आजकल न्यूज चैनल वाले हम लोग को पॉलिटिक्स का मतलब कुछ और ही दिखाया है। डेवलपमेंट वाला बात कम होता है, झगड़ा दिखाओ ना, टीवी का टीआरपी बढ़ता है, वो अपना इकोनॉमिक्स देख लेता है। टीवी वाले एबीपी आनंदो बंगाल में बड़ा चलता है, या स्टार आनंदो, या जो भी बोलो, स्टार 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 न्यूज, आज तक, एनडीटीवी, जो भी नाम ले लो आप, इंडिया टीवी, व्हाटएवर, दे जस्ट वांट देयर बिजनेस। ठीक है, दे जस्ट वांट टू इंप्रूव देयर इकोनॉमी, बिकॉज लोगों को झगड़ा लगाओ, कस्टमर बैठे बैठे देखेगा, मतलब जो टीवी वॉचर्स है। और आप कोई अच्छा चीज बोलो, अरे क्या बोरिंग चल रहा है यार, मार्केट दिखाओ तो बिकता है मार्केट, वो अपना बिकने में दिखा है। ठीक है, लेकिन लोगों को भी समझना चाहिए कि हम कंस्ट्रक्टिव कुछ दिखे, डिस्ट्रक्टिव चीज ना ही दिखे तो अच्छा है। अब ये लोगों का चॉइस है, अलग बात सर, बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैक्रो इकोनॉमिक्स किस मैटर में डील करता है। बोलो सर, माइक्रो मैक्रो डिफरेंस समझ में आया? माइक्रो मैक्रो डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको?
यस सर। Sir, microeconomics is basically the study of the behavior of different individuals and organizations within an economic system. जब किसी इंडिविजुअल्स जब किसी ऑर्गेनाइजेशंस को इंडिविजुअल लेवल में देखा जाता है तो उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, फटाफट जवाब देना सर। कल खबर मिलता है कि फेसबुक बंद हो जाएगा या फेसबुक पे स्ट्राइक हो जाएगा, धर्मघट होगा, फेसबुक बंद रहेगा कुछ दिनों के लिए। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है? माइक्रो है सर जी। क्यों? क्योंकि फेसबुक अकेला है ना, वो तो ये नहीं बोल रहा कि पूरा मतलब पूरी ऑनलाइन का जो वेबसाइट है वो सब कुछ बंद हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं बोला कि सोशल साइट्स में प्रॉब्लम है ना, सोशल नेटवर्किंग साइट्स में प्रॉब्लम है। बस वेरी अकेला गुड सर। बंद होगा। यहाँ पर सिर्फ फेसबुक का बात हो रहा है, इंस्टा, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर स्नैपचैट और भी जितना सारा है, ठीक है, उसके बारे में कुछ नहीं बोला गया। तो इट्स लाइक दैट कि जब किसी इंडिविजुअल कंपनी या इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग या इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात होता है ना, उसके इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बात होता है, तो वो माइक्रो प्रॉब्लम है। चाहे बात कितना भी बड़ा हो, लोग फेसबुक सुन के ऐसे सोचेगा अरे फेसबुक बहुत बड़ा बात है। हाँ, बात तो बड़ा है लेकिन प्रॉब्लम इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं। अगर मैटर एक्सटर्नल होता तो मैक्रो डील होता, क्योंकि मैटर इंटरनल है तो ये माइक्रो डील है। अब फेसबुक के अंदर जाके देखना पड़ेगा कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, ये कोई बाहर वाला मैटर नहीं है। मैक्रो इकोनॉमिक्स is a study the behavior of large economic aggregates such as the overall level of output and employment, total consumptions, total savings, country कितना consume करता है, country कितना save करता है, total investment, total exports, total imports, foreign investment, आगे आगे सब बात करूंगा, डिटेल्स में दिखाऊंगा मैं आपको। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना है, एग्रीगेट शिफ्ट ओवर टाइम, समय के साथ साथ ये सब एग्रीगेट शिफ्ट भी करता है। अगर आप डिटेल्स देखना चाहोगे तो मैं आपको 2 मिनट में दिखा सकता हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं, जस्ट विजिट इंडियन इकोनॉमी, गूगल जाओ, इंडियन इकोनॉमी टाइप करो। अब जस्ट ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा मेहनत भी नहीं करना है, विकिपीडिया में जाओ और आप यहाँ पर ना कुछ शॉर्टकट डेटा है, यहाँ पर आप ना मैक्रो इकोनॉमिक डिफरेंट पैरामीटर देख सकते हो। लुक एट सम कंट्री का पॉपुलेशन, कंट्री का जीडीपी, जीडीपी रैंक में इंडिया भी वर्ल्ड में 5th है। जीडीपी ग्रोथ इंडिया का 8.7% एस्टिमेटेड है। जीडीपी पर कैपिटा में इंडिया काफी पीछे है, 142 नंबर में है, मतलब पर हेड इनकम में इंडिया काफी नीचे है सर। पर हेड इनकम में इंडिया काफी नीचे है, बट ओवरऑल जीडीपी में इंडिया काफी ऊपर है। इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर देखा जाए तो इंडिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बेहतर कर रहा है, बट इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम है। जैसे इंडिया 421 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है, फाइनेंशियल ईयर 21-22 का हिसाब है, तो 612 बिलियन का इंपोर्ट भी करता है। मतलब विदेश से चीज इंडिया में खरीद के लाना इज कॉल्ड इंपोर्ट। विदेशी चीज को इंडिया में खरीद के लाना, जैसे चाइना से बहुत एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं हम लोग। ये देखो इंपोर्ट कंट्रीज, मेन इंपोर्ट पार्टनर कौन है? सबसे ज्यादा चाइना है। भारत अगर 100 चीज लाता है तो उसमें से 13 चीज चाइना से लाता है, जिसमें मोबाइल फोन सबसे ज्यादा है, टेक्नोलॉजिकल चीजें। इसके अलावा अरब से तेल वगैरह, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब, यूनाइटेड स्टेट्स, इराक एंड अदर कंट्री में 57% हम लोग बाकी कंट्री से लाते हैं। बेचने वाले कंट्री कौन है हमारा, जिसको हम लोग बेचना पसंद करते हैं? सबसे ज्यादा बेचते हैं यूनाइटेड स्टेट्स को, फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को, चाइना को भी बेचते हैं बट उनसे लेते ज्यादा हैं, 12-13% लेते हैं, 4% ही हार्डली बेचते हैं। बांग्लादेश को भी बेचते हैं, नेदरलैंड्स को भी बेचते हैं, और बाकी सबको मिला जुला के 66% बेचते हैं, है ना। एक्सपोर्ट का मतलब विदेश में बेचना और इंपोर्ट का मतलब विदेश से खरीदना, सिंपल बात है। हाँ, सिंपल बात है। निर्यात आयात हिंदी में बोलते हैं, है ना, हम लोग बंगाली में भी बोलते हैं सर क्या, आमदनी रप्तानी। अब ये सब टेक्निकल लैंग्वेज आप अपने हिसाब से सोच लो, लेकिन मैं तो सिंपल समझता हूँ। विदेश से खरीदना, विदेश से कहना, विदेश को बेचना, विदेश को बिक्री करना, सिंपल बात। जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा। कितना विदेशी पैसा हमारे देश में आ रहा है, कितना फॉरेन रिजर्व, मतलब हम लोग कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा फॉरेन रिजर्व। तो इंडिया अभी करेंटली वर्ल्ड में फॉरेन रिजर्व में, मतलब डॉलर रिजर्व बेसिकली
डॉलर रिजर्व में इंडिया अभी वर्ल्ड में 5th पोजीशन पे आता है। क्या बात करते हो? हाँ सर, नंबर 1 कौन है? चाइना है। बाकी बीच में देखना पड़ेगा, भूल गया। बट फॉरेन रिजर्व में इंडिया काफी बेहतर है। फॉरेक्स रिजर्व जितना जिसके पास रहेगा, इंटरनेशनल सर्वाइवल उसके लिए उतना आसान होता है। ये सब मैक्रो सर इकोनॉमिक्स है। हाँ बोलो। फॉरेन रिजर्व तो इश्यू ऑफ करेंसी के टाइम पे रखते हैं ना। फॉरेन रिजर्व, यस, इशू ऑफ करेंसी के टाइम पे भी, जब करेंसी इशू करता है, अगर कंट्री के पास फॉरेन रिजर्व ज्यादा है तो हम लोग एक्स्ट्रा इशू कर सकते हैं। गोल्ड का भी पैरामीटर होता है कि जिस कंट्री के पास गोल्ड रिजर्व ज्यादा है, फॉरेन रिजर्व ज्यादा है, आप सोचो कि वो कंट्री उतना रिच है। ठीक है, गोल्ड फॉरेक्स दोनों काम आता है सर। आजकल फॉरेक्स के ऊपर जो ज्यादा दिया जा रहा है, गोल्ड से भी ज्यादा। एक जमाना था गोल्ड जिसके पास, वो मार्केट में उतना करेंसी इशू करता था। ठीक है, अभी गोल्ड का वैल्यू आज भी है, बट फॉरेक्स का एक न्यू मार्केट बना है। चाइना सबसे ज्यादा रिजर्व होल्ड करता है, जापान सेकंड, स्विट्जरलैंड थर्ड, रशिया फोर्थ, ताइवान फिफ्थ, इंडिया इंडिया सॉरी ताइवान, अच्छा इनके बीच में थोड़ा मार्केट है, देख सकते हो आप। लेकिन चाइना काफी आगे, काफी आगे, काफी। भारत के पास 5,52,000, 5,50,143, मतलब 5,50,143 यूएस मिलियन डॉलर का है। लेकिन चाइना के पास है 3,21,05,416 मिलियन यूएस डॉलर। तो इट्स ह्यूज, ह्यूज रिजर्व चाइना के पास। सो क्योंकि चाइना एक्सपोर्ट बहुत करता है, एक्सपोर्ट करने से रिजर्व बढ़ेगा आपका। ठीक है, और एक्सपोर्ट तभी होता है जब इनोवेशन होता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर को इस तरह से डील किया जाता है। लेकिन क्या हम लोग माइक्रो में ज्यादा बात करेंगे? नहीं सर, ज्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है, मैं बस आपको इतना बोल दिया कि इकोनॉमिक्स 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक माइक्रो एक मैक्रो। माइक्रो इंडिविजुअल प्रॉब्लम को लेके बात करता है, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल प्रोडक्शन, इंडिविजुअल कॉस्ट। ठीक है, ये है माइक्रो। इंडिविजुअल मार्केट सेगमेंट, मोनोपोली, ओलिगोपोली, इस तरह का बातें, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है। Macroeconomics, you understand. While business economics is basically concerned with micro, macroeconomic analysis also has got an important role to play. Yes, business economics mainly माइक्रो में डील करता है, बट आज के डेट में मैक्रो पैरामीटर बहुत आगे आ रहा है, उसे भी पढ़ना चाहिए। बट हम लोग बेसिकली माइक्रो में फिलहाल बात करेंगे इन आवर करिकुलम। ओके ओके, अच्छा, ये जो इकोनॉमिक्स का मैटर है, इसको लेके मॉडर्न डे जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, कौन, किसको कहा जाता है? मॉडर्न डे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ सर को कहा जाता है। 1776 में एडम स्मिथ ने एक इकोनॉमिक्स का किताब लिखा था। उस किताब में, ये किताब अभी भी मिलता है, अमेजन में मिल जाएगा, लेकिन बहुत पुराना है। ऐसे मैं तो इंडियन इकोनॉमिक्स के हिसाब से फादर ऑफ इकोनॉमिक्स मानता हूँ चाणक्य को, आचार्य चाणक्य, विष्णुगुप्ता, कौटिल्य। जो एडम स्मिथ तो 1776 का बात है, और कौटिल्य का या चाणक्य का बात अगर मैं करूँ तो 365 बीसी, मतलब ख्रिस्ट के जन्म से भी एटलीस्ट 365 साल पहले। ठीक है, और एडम स्मिथ तो बस अभी का बात है। तो चाणक्य को भी एक भारत के फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोल सकते हो आप। बट वर्ल्ड लेवल में, क्योंकि अभी वेस्टर्न जमाना चल रहा है, तो हम लोगों को यही जानना पड़ेगा सर, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स में चाणक्य मत लिखना, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स में एडम स्मिथ को ही पढ़ना सर। एक बुक उन्होंने लिखा था, उसका नाम था, बहुत इंपॉर्टेंट है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशंस। 1776 में ये किताब इन्होंने लिखा था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशंस। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, usually abbreviated as the wealth of nations by Adam Smith, is considered as the first modern work of economics. इसको इकोनॉमिक्स का पहला मॉडर्न काम माना जाता है सर। द वेल्थ ऑफ नेशंस, यस, द वेल्थ ऑफ नेशंस, किताब का नाम लिखते हैं, देखते हैं मिलता है कि नहीं। द वेल्थ ऑफ नेशंस, यस, बुक बाय एडम स्मिथ, मिल रहा है सर, गूगल के प्ले में भी है, अमेजन में भी है, चेक इट यार। ओके, चेक कर सकते हो, पढ़ सकते हो, जो आपका मर्जी। ऑडियो भी है सर, क्या बोलते हो, पढ़ लिया जाए? जरूर पढ़े, बट मैं आपको इस किताब का समरी बता देता हूँ। द वेल्थ ऑफ नेशंस क्या कहता है? वेल्थ ऑफ नेशंस कि कंट्री का वेल्थ उसके नेचर में छुपा होता है।
नेचर इन द सेंस ऑब्वियसली जो प्रकृति है अंदर, उसी में हमारा इकोनॉमिक्स है। जैसे एक सिंपल बात करें, जैसे नेचर के अंदर, इसका एक बहुत बहुत ही फेमस एक एग्जांपल मैं देता हूं, तो उसी एग्जांपल को मैं फिर से दोहरा सकता हूं आपके लिए। सर अगर मैं बोलूं कि मर्सिडीज, सर आप लोग मर्सिडीज कार के बारे में तो सुने होंगे, हेलो, या बीएमडब्ल्यू, जल्दी बोलो ना, हेलो। हाँ सर हाँ सर। बोलिए। अब बीएमडब्ल्यू अगर मैं बोलूं कि मिट्टी है, जस्ट अ पार्ट ऑफ क्ले, दिस पार्ट ऑफ सॉइल, बीएमडब्ल्यू इज सॉइल ओनली। क्या ये बात आप मानोगे सर? मर्सिडीज जस्ट अ सॉइल, आईफोन इज जस्ट अ सॉइल। ये किसी भी चीज जो भी हमें दिखता है सब सॉइल है। तेरे मिट्टी में मिल जावा, हाँ, फूल बन के खिल जावा, क्या बोलते हो? मिट्टी में मिल जावे, फूल बन के खिल जावे। यस सर, दैट इज द कॉन्सेप्ट सर। यही है वेल्थ ऑफ नेशंस का मेन समरी। पूरा किताब पढ़ सकते हो, बट एट द एंड आपको वही मिलेगा जो मैं आपको समरी में बोल, तेरी मिट्टी में मिल जावा, फूल बन के खिल जावा। क्या होगा सर? समझो बात को। सर मर्सिडीज मिट्टी है, बीएमडब्ल्यू मिट्टी है, आईफोन मिट्टी है। कैसे? ये जो आईफोन बना है ना, या बीएमडब्ल्यू, चलो एक बीएमडब्ल्यू कार लेते हैं। सर ये बीएमडब्ल्यू कार जो बना है, जस्ट मुझे आप इतना बता दें, ये जो बीएमडब्ल्यू कार बना है, मैं बोला कि ये सॉइल का पार्ट है, प्रूव करो। कैसे? हर चीज प्रूव हो सकता है। ये जो क्लासिक लुकिंग्स या फिर ग्लॉसी लुकिंग्स जो आपको इसका जो ढांचा दिख रहा है, ये ढांचा मिट्टी तो है। किससे बना है सर ये ढांचा? बोलो। इसका जो स्ट्रक्चर है, ये जो सुंदर सा देखने में इसका जो स्ट्रक्चर है, किससे बना ये चीज? टेल मी, बोलो ना। मेटल 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 वगैरह से बना है सर जी, मेटल या स्टील ऐसा कुछ। मेटल कहाँ मिलता है? सर खदान में। नेचर आयरन ओर से मिलता है। हाँ सर, आयरन ओर मतलब कच्चा लोहा। कच्चा लोहा क्या है? कहाँ पाया जाता है? आयरन ओर कहाँ पाया जाता है? माइंस में। मिट्टी तो है, इट्स अ टाइप ऑफ मिट्टी फॉर्मेशन। नॉर्मल मिट्टी में भी आयरन होते हैं, बट आयरन ओर का जो माइन होता है, आयरन ओर का जो माइन होता है, इसमें इतना ज्यादा अमाउंट में आयरन होता है जिसमें बाकी पार्ट कम रहता है और आयरन ज्यादा रहता है। लुक लाइक दिस, ऐसे देखने में होता है। मिट्टी है जिसमें आयरन का पार्ट ज्यादा, बहुत ज्यादा। फिर इसको रिफाइन करके पहले आयरन का रॉड बनाया जाएगा, फिर वहां से स्टील बनाया जाएगा। तो अगर आयरन और ना होता तो आप बीएमडब्ल्यू कैसे बनाते? कुछ भी बना लो यार, बीएमडब्ल्यू बना लो, ऑल्टो बना लो, क्या फर्क पड़ता है? हाँ। अब सर आप दूसरा पॉइंट, गाड़ी चलता किससे है? पेट्रोल डीजल कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? मिट्टी में ना। मिट्टी कोई बोलेगा सर टायर, टायर कैसे बनता है? टायर रबर कैसे? ऑब्वियसली रबर। रबर। रबर का ट्री होता है सर, देख लो। अपने इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में रबर का प्लांटेशन होता है, मणिपुर मिजोरम साइड में, म्यांमार में बहुत होता है, म्यांमार में बहुत होता है, साउथ इंडिया में है। इस तरह से रबर को कलेक्ट किया जाता है, रबर के ट्री से, देख लो। फिर इसको प्रोसेस करके रबर बनता है। पेड़ घर पे भी लोग ऐसे फैंसी के लिए भी लगाते हैं, बट इसके रबर के पेड़ से जो रस मिलता है, उसी रस को प्रोसेस करके ये काला काला रबर बनता है। ये काला चश्मा जैसे है ना, काला काला रबर, ठीक है। अब रबर बिना
ये गाड़ी नहीं चल सकता, ठीक है। ये अंदर का ट्यूब भी नहीं बन सकता, चाहे वो अंदर ट्यूब रहे ना रहे फर्क नहीं पड़ता। आजकल तो बिना ट्यूबलेस टायर होता है, बट जो भी हो टायर तो है। इतना स्क्रू नट्स वगैरह जो भी यूज होता है वो भी नेचर से ही मिलता है, स्टील वगैरह से ही बनाया जाता है। कोई बोलेगा सर ग्लास, सर ये भी नेचुरल पत्थर होता है और उसके साथ केमिकल फॉर्मेशंस करके इसको बनाया जाता है। ग्लास का जो नेचुरल पत्थर वगैरह होता है जर्मनी, ये सब ये क्या बोलते हैं उसको, ईरान वगैरह ये सब जगह में पाया जाता है और उसके साथ नेचुरली कुछ केमिकल फॉर्मेशंस करके ये ग्लास बनाया जाता है। अंदर का जो सीट वगैरह होता है वो भी पशु के चमड़े से बनता है, लेदर सीट वगैरह। रेक्सिन वगैरह जो होता है वो बेसिकली रेक्सिन्स वगैरह आइटम से बनता है, वो भी मिट्टी का ही फॉर्मेशंस केमिकल के साथ ऐड करके बनाया जाता है। ऐसा एक भी चीज नहीं है जो पार्ट ऑफ सॉइल नहीं है, मैं प्रूव करके दे सकता हूँ आपको, नथिंग। सो इन सिंपल सेंस BMW कहाँ का कंपनी है, जल्दी बोलो। जर्मन का ना, म्यूनिक जर्मन। तो क्या कहना है सर, क्या जर्मन की इकोनॉमी को डेवलप करने में BMW का हाथ है कि नहीं है? प्लीज टेल मी फास्ट। सर ऑफ कोर्स होगा। एकदम बिल्कुल। अगर इंडिया की इकोनॉमी को डेवलप करने में टाटा मोटर्स का हाथ है कि नहीं है? यस। है। तो ये किताब का जो नाम आपको मैं पढ़ाया कहाँ चला गया, वेल्थ ऑफ नेशंस। हाँ, कैसे बनता है वेल्थ ऑफ नेशंस? नेचर में ढूंढो, नेचर में ढूंढो और उसी नेचर से बनाओ, इनोवेटिव चीजें बनाओ। मोबाइल बना लो, कार बना लो, प्लांट बना लो, मशीन बना लो, हैंडक्राफ्टेड चीज बना लो, जो मर्जी वो बना लो और बेचते रहो दुनिया को जरूरत के हिसाब से। ढूंढो, डिमांड फोरकास्ट करो, ढूंढो, तब ना इकोनॉमी बढ़ेगा। हम लोग जर्मन जाने के लिए पागल होते हैं। अरे भाई क्यों जर्मन, ठीक है जाओ सीखो, पर इंडिया में आओ, इंडिया में भी डिमांड है, आ रहे हैं सब। जब भी अमेरिका जॉब कट करता है, सबको ले ऑफ करता है, सब आ रहा है इंडिया में, IITian सब इंडिया में आ रहे हैं। दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। समझ में आ रहा है सर? The book named an inquiry into the nature and causes of the wealth of the nations. किताब का एक्चुअल नाम यही है, जिसको शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशंस कहा जाता है। नेचर में ढूंढो और अपने देश का संपद बनाओ। देश का संपद कैसे बनेगा? खुद का संपद बनाओ। अरे अपना बनाओगे तो देश का भी बन जाएगा। रिलायंस ने पहले अपने लिए सोचा था, फिर बाद में देश के लिए सोच लिया। टाटा ने भी पहले अपने लिए सोचा था, फिर बाद में देश का बन गया। अपने लिए सोचोगे तो देश का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्या बात करते हो सर? अरे सर यही तो है सीक्रेट। স্যার তাহলে নেতা হয়ে গেলেও তো হবে, क्या নেতা क्या হয়ে গেলে। नेता होने से क्या करोगे? হ্যাঁ স্যার, নিজের টাকাও হবে আর দেশেরও টাকা বাড়বে। सर उसमें देश का कैसे टका बढ़ेगा नेता होने से? স্যার নিজের টাকা বাড়লেই তো দেশের টাকা বাড়বে আপনি বলছেন। नेता होने से नहीं, अरे तुम तो बात का उल्टा मतलब निकाल रहे हो सर। अपना पैसा बनाने से देश का पैसा बढ़ेगा, इसका मतलब नहीं समझे तुम? हाँ सर, मुझे एक चीज बताओ, BMW किसी इंसान ने बनाया ना? हाँ, ये तो तुम एकदम टिपिकल बात कर दी है। टाटा मोटर्स जो कंपनी ने बनाया, ये एक इंडिविजुअल स्किल से टाटा मोटर्स बना है सर। हाँ, लेकिन बाद में ये इंडिविजुअल स्किल जब मार्केट में सेल हुआ, उस बंदे का इकोनॉमी तो डेवलप किया ना, और साथ में वो देश का भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में पार्ट रखा। ये सब नो, हेलो, यस। तो दैट इज द पॉइंट सर। अपना पैसा बनने में देश का पैसे का कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं कि नेता बन के तो, नेता का क्या है, नेता जो पैसा मारता है वो नेता का बात छोड़ो। ऐसे नॉर्मली अगर कोई MP MLA होता है तो उसका एक भाता होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से उनको दिया जाता है, सैलरी टाइप्स, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। लेकिन किसी का पैसा मार के थोड़ी ना कुछ होता है, वो जो आप तुम तो एक नॉर्मल बात करो, बट ये पर बात सुनो सर, सब ये सिंपल बात, तुम अपने लिए प्रॉब्लम सॉल्व करो। जैसे टाटा मोटर्स को इंजीनियरिंग आता था तो उसने इंजीनियरिंग किया, पहले अपने लिए प्रॉब्लम सॉल्व किया। उसको पहले ही नहीं पता था कि वो गाड़ी बना लेगा, सब कर लेगा। पहले वो अपना प्रॉब्लम को सॉल्व किया, फिर बाद में उसको धीरे धीरे पता चला कि भाई यही चीज
एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो सकता है। तो बन गया, ये कॉन्सेप्ट है। अगर आपको लगता है कि मैं अपना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, देश का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ, तो फिर हो सकता है, मैं उसके अगेंस्ट में नहीं जाऊंगा। बट नॉर्मली इंसान ना पहले अपने आसपास में प्रॉब्लम देखता है, फिर जाके वो सोसाइटी का प्रॉब्लम होता है, फिर जाके वो स्टेट का, कंट्री का प्रॉब्लम हो जाता है, फिर उस तरह से सभी का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड सुजीत। হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। এট ফার্স্ট নিজের প্রবলেম সলভ তারপরে দেশের। हाँ मतलब वट एवर इनोवेशन यू हैव, पहले इनोवेशन करो। इनोवेशन करके अगर तुमको लगता है कि भाई तुमको एक जो भी प्रॉब्लम तुम्हारा, तुमको लगा कि भाई तुम्हारे पास कोई मोबाइल चाहिए अच्छा सा, तुम उसको सॉल्व करके बनाया, फिर जब तुमको पता चले कि यही चीज बाद में मार्केट में सेल करके इनकम हो सकता है, फिर तुम्हारा टेक्नोलॉजी दूसरा लोग ले लेगा, फिर उसी टेक्नोलॉजी को बेस करके तुम भी मार्केट बनाओगे और लोगों का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तुम्हारी कंपनी में लोग काम करेगा, देश का भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, जॉब जॉब क्राइसिस जो है वो उसका क्राइसिस मिटेगा, गरीबी दूर होगा। यही बात करना चाह रहा हूँ सर। इकोनॉमिक्स का जो फंडामेंटल है ना, वो फंडामेंटल ऐसा है कि ह्यूमन बींग्स हैव बीन अनलिमिटेड वांट्स, ह्यूमन बींग्स हैव अनलिमिटेड वांट्स। इंसान का ना एक नेचर होता है, जो इकोनॉमिक्स का जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ह्यूमन बींग्स अनलिमिटेड वांट्स है, और इस अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाई करने के लिए स्कार्स रिसोर्स है, रिलेटिवली स्कार्स रिसोर्सेस, मतलब रिसोर्सेस कम है पर मतलब वांट का खत्म नहीं है। एक प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो दूसरा प्रॉब्लम चाहिए, दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो तीसरा चीज चाहिए। जैसे मानो ना, तुम जब बचपन में पहले सबसे पहले थोड़ा सा बड़े हुए, आपको सबसे पहले जरूरत पड़ा साइकिल का, बट ऐसा नहीं कि आपको साइकिल मतलब बाईसाइकिल का बात करो, फिर आपको लगा बाईसाइकिल नहीं, आपको बाइक चाहिए, फिर नॉर्मल स्कूटी बाइक नहीं चलेगा, फिर आपको लगा कि नहीं बाइक नहीं, अब तो थोड़ा सा जावा, रॉयल एनफील्ड समथिंग चाहिए, केटीएम, फिर आपको लगा नहीं ये सब भी नहीं होगा, कार चाहिए। तो एक के बाद एक डिमांड लोगों का होता है, ह्यूमन नेचर है। लेकिन हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ही प्रॉब्लम है, हमेशा पैसा की कमती है, तो रिलेटिवली स्कार्स रिसोर्सेस। तो यही चीज जब इंडिविजुअल लेवल में आप समझ पा रहे हो, यही चीज को एक कंट्री के एंगल में सोचो, एक सोसाइटी, एक डिस्ट्रिक्ट, एक स्टेट के एंगल में सोचो। कंट्री का भी एक बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, उसका भी अनलिमिटेड वांट्स है। एक इंडिविजुअल लेवल में एक इंसान का प्रॉब्लम है, कंट्री लेवल में 100 लोगों का प्रॉब्लम है, 100 करोड़ लोगों का प्रॉब्लम है। सबका अनलिमिटेड वांट को सॉल्व करना देश का प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, इनका काम है। लेकिन एक प्रॉब्लम ऑलवेज देयर, स्कार्सिटी। ठीक है, और इंडिया जैसे कंट्री में तो स्कार्सिटी हमेशा है। तो वही मेनली सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स है, स्कार्स रिसोर्स में अनलिमिटेड वांट जैसा सिचुएशंस को कैसे पूरा किया जाए। क्लियर सर? क्या आपको इकोनॉमिक्स का आइडिया क्लियर हुआ? मुझे इतना बताइए सर। ये मैं कुछ 5-7 पॉइंट्स में आपको इकोनॉमिक्स का एक कंप्लीट, एक जस्ट बेसिक्स इंट्रोडक्शन दे रहा था, बट क्या आपको इकोनॉमिक्स का ये इंट्रोडक्शन समझ में आया? माइक्रो क्या, मैक्रो क्या, इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम, व्हाट इज इकोनॉमिक्स? अगर आपको कोई कहे व्हाट इज इकोनॉमिक्स, ये जवाब होगा द मेन फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ह्यूमन बीइंग्स हैव अनलिमिटेड वांट्स, द मीन ऑफ सेटिस्फाई दिस अनलिमिटेड वांट्स आर रिलेटिवली स्कार्स। अभी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज ऑलवेज स्कार्स हैं, और यही सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स है। और एडम स्मिथ सर ने एक बड़ा सा अच्छा सा नाम दिया सर, द बुक नेम एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशंस, जिसे हम वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से भी जानते हैं। 1776 मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स, आपको मैं ऑनलाइन में भी दिखा दिया। बोलो जरा। फिर माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस भी समझाया, माइक्रो में क्या डील होता है, मैक्रो में क्या डील होता है, ये भी मैंने आपको बताया। मैंने आपको ये भी समझाने का कोशिश किया एक बार कि बिजनेस इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स जो है, ये इसी के लिए एक साइंस भी है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिस में बना हुआ है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस करके ही मैक्रो एनालिसिस होता है। इकोनॉमिक साइंस भी है, आर्ट्स भी है। इकोनॉमिक्स में मार्केट थ्योरी भी है, प्राइवेट एंटरप्राइज का भी प्रॉब्लम है,
ये प्रैग्मेटिक भी है, मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच के ऊपर बेस करके रियल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नॉर्मेटिव भी है, एक आइडियल सिचुएशन को देख के डिसीजन लेता है। इंटरडिसिप्लिनरी भी है, मतलब एक प्रॉब्लम के साथ दूसरे प्रॉब्लम को कनेक्ट करके इंटरडिसिप्लिनरी वे में काम करता है। अकाउंट्स को देखता है, मैथ्स को देखता है, आर्ट्स को देखता है, हिस्ट्री को देखता है, साइंस को देखता है, सब चीज को देख के काम करता है। इकोनॉमिक्स सबका है, मैं बोला ना आपको। ये देखो ना, यहाँ पर एक कितना सुंदर बात कहा है, business decision cannot be taken without considering these present, future and environmental factors. As the management of the firm has no control over these factors, it should fine tune its policies to minimize their adverse effect. अगर आप इकोनॉमिक डिसीजंस लेना चाहते हो प्रॉपर्ली, तो आपको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर हर तरह का फैक्टर को देखना चाहिए, तभी जाके एक फार्म, एक बिजनेस, एक कंपनी, एक मैनेजमेंट एक प्रॉपर वे में डिसीजन ले पाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में आ रहा हूं, बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। हर एक कंट्री का, हर एक सोसाइटी का एक बेसिक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? हर घर का भी प्रॉब्लम है, हर घर का प्रॉब्लम। सर क्या बात करते हो, मैंने तो ऐसा घर कभी नहीं सुना। अरे अभी सुन लो, समझ में आ जाएगा। हर घर में लोग सोचते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हर कंट्री सोचता है क्या प्रोड्यूस करे। क्या प्रोड्यूस करे मतलब खाना क्या बनाए, हाँ खाना क्या बनाए। या फिर अगर कंट्री की वजह से सोचो तो एग्रीकल्चर के लिए क्या प्रोड्यूस करें, कौन सा चीज हमारे देश का लोग खाते हैं उसका एग्रीकल्चर करना चाहिए, कौन सा चीज बेच के थोड़ा ज्यादा पैसा मिलेगा तो उसको कितना प्रोड्यूस करें। मतलब टी, शुगर, कॉफी, रबर, ये सब कॉमर्शियल प्रोडक्ट है, इसको कितना बनाए। राइस, व्हीट, मेज, ये सब जरूरी खाना चीजें, ये सब कितना प्रोडक्ट किया जाए। इंडस्ट्रियल चीजें, कौन सा चीज इंडस्ट्री में लाए, किस तरह का प्रोडक्शन करें इंडस्ट्री में। आयरन ओर, किस आयरन ओर से स्टील बनाए, स्टील प्लांट बनाए, कि इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट के इंजीनियरिंग करे, हार्डवेयर फार्म बनाए, कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करे, कि सॉफ्टवेयर डेवलप करे, व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक जिस तरह से चाइना ने टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया, व्हाट टू प्रोड्यूस में जैसे ही आपको दिमाग में आएगा व्हाट टू प्रोड्यूस, जैसे एक माँ भी सोचता है कि घर में खाना क्या बनाए, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या खाना बनाए। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाए। थर्ड क्वेश्चन, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए। एंड फोर्थ पॉइंट, what provisions to be made for the economic growth, मतलब आज ऐसा क्या करे कि कल का ग्रोथ भी बने रहे। आज ऐसा क्या करे कि कल का ग्रोथ भी बने रहे। ऐसा नहीं कि आज खाना है और आज सोना है, कल के खाने के लिए भी सोचना पड़ता है। माँ को पूछो, माँ से ज्यादा इकोनॉमिक्स कोई ना जाने। माँ मतलब एनी मदर फिगर जो घर को संभालते हैं, चाहे वो दादी हो, नानी हो, दीदी हो, फूफा हो, सॉरी फूफी मतलब पीसी हो, ठीक है ऐसे बोलते हैं ना, ठीक है, मासी हो, जो भी, एनी मदर फिगर जो आपके घर में हेड है, घर को संभालते हैं। जस्ट आस्क देम कि घर चलाना क्या होता है, घर में हर लोगों का खाना खिलाना क्या होता है, हर किसी का टेस्ट के मुताबिक खाना बनाना क्या होता है। इफ जॉइंट फैमिली तो और प्रॉब्लम है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, गैस में बनाए या फिर लकड़ी के चूल्हा से बनाए। सरकार का भी प्रॉब्लम है, हाउ टू प्रोड्यूस में सरकार भी सोचते हैं क्या लेबर लगाए कि मशीन लगाए। यस सर, दैट्स ट्रू, मशीन लगाएगा तो जल्दी होगा लेकिन काफी सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। लेबर लगाएगा तो टाइम लगेगा, खर्चा बढ़ जाएगा। सरकार का प्रॉब्लम सोचो, मशीन लगाने से 100 आदमी का काम एक मशीन कर सकता है, काम जल्दी होगा लेकिन इतना सारा लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। क्या करना चाहिए फिर, मिक्स कर दो, थोड़ा मशीन थोड़ा लेबर। हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए करे, कौन सा जनता, यूथ के लिए करे कि बूढ़ा लोगों के लिए करे कि सभी के लिए करे। हॉस्पिटल बनाए कि स्कूल बनाए, रास्ता बनाए कि ऑक्सीजन सिलेंडर का प्लांट बनाए, ब्रिज बनाए कि फुटपाथ बनाए, साबवे करे
कि ओवरब्रिज करें, रेल लाइन जोड़े कि हाईवे नेटवर्क जोड़े? सर प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? हेलो, फैमिली चलाना, कंट्री चलाना, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, दिख रहा होगा आपको। हेलो, हाँ सर। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, what to produce, how to produce, for whom to produce, and what provisions are to be made for economic growth. कल के लिए भी तो कुछ छोड़ना है भाई, आज खा के सो जाए थोड़ी ना होगा, कल सुबह भी खाना है। गवर्नमेंट क्या सोचता है कि भाई आज कुछ करके जाएंगे तो 10 साल बाद भी कोई किसी लोगों को काम आए, ऐसा नहीं कि आज के लिए गवर्नमेंट चले। मतलब ममता दीदी का सरकार निकल जाएगा तो काम बन गया क्या, या मोदी का सरकार निकल गया तो बात बना क्या? नेक्स्ट गवर्नमेंट, नेक्स्ट पॉपुलेशन, नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट यूथ, उनका क्या? ठीक है, घर पे भी सोचना पड़ता है माँ को कि भाई आज खाने से नहीं चलेगा, कल भी खाना है, उसके लिए भी जुगाड़ रखना है। दिस इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं, क्वेश्चन भी आता है सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम का जवाब को ढूंढने के लिए 3 तरह का इकोनॉमिक्स दुनिया में देखने को मिलता है। वर्ल्ड वाइड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देखने को मिलता है यूएस में, यूके में। सोशलिस्ट इकोनॉमी देखने को मिलता है चाइना में, क्यूबा में, रशिया में। मिक्स्ड इकोनॉमी देखने को मिलता है इंडिया में। समझ में कुछ आ रहा है सर? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है? व्हाट इज द कैपिटलिस्ट कॉन्सेप्ट? यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द मेनस्टे ऑफ द कैपिटलिज्म एंड प्रॉफिट मोटिव इज इट्स ड्राइविंग फोर्स. Decision of consumers and business determine economic activity. Some examples of capitalist: United States, United Kingdom, Hong Kong, South Korea, etc. Socialist में China, North Korea, Russia, Cuba. The resources are allocated according to the commands of the central planning and authority, and therefore market forces have no role in the allocation of resources. And mixed. The aim is to develop a system which tries to include the best features of both control economy and market economy. Control economy मतलब socialist economy, and market economy मतलब capitalist economy. Capitalist का ही दूसरा नाम है market, socialist का ही दूसरा नाम है command. अगर मैं सिंपल आपको समझाने का कोशिश करूं कि सर व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सोशलिस्टिक, कैपिटलिस्टिक एंड मिक्स्ड, तो एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं दूंगा। हेलो, आप लोग कनेक्टेड हो सर? यस सर। हाँ सर। एक छोटा सा एग्जांपल, थोड़ा अलग टाइप का एग्जांपल। थैंक यू सर। थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जांपल, लेकिन बाद में आप रियलाइज करोगे कि आप समझ गए। सर जो गोट चराते हैं उसको क्या बोलेंगे? बकरा चराने वाला क्या बोलेंगे सर? जैसे काऊ चराने वाला होता है, जैसे गोट चराने वाले को क्या बोलेंगे? ठीक, एग्जाम्पल सोचो। मानो कि जो गोट का चराया वाला है, ठीक है, वो अपने गोट को लेकर रास्ते में निकला। ठीक है, अब रास्ते में निकल के वो अपने गोट को छोड़ दिया। ध्यान से बात को समझना सर। गोट को लेके रास्ते में निकला, मतलब माठ पे, मैदान पे निकला, और वो अपने गोट को छोड़ दिया। छोड़ के बोला कि भाई जा अपनी मर्जी से घास खा ले। गोट उसी का है, उसी का, ये जो गोट है इसी का है सर, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ठीक है, लेकिन गोट यहाँ पर अपने मर्जी से ग्रास चूज करेगा और खाएगा। अच्छा भी खा सकता है, बुरा भी खा सकता है, फ्री है, फ्रीडम है उसको, अपना चीज खुद चूज करने का। खराब खाएगा तो मरेगा, अच्छा खाएगा तो अच्छा। शायद जो ग्रास उसका ओनर भी उसको ना दे सके, ढूंढ ढूंढ के वो अच्छा वाला भी खा लेगा। सर ये एग्जाम्पल एक्चुअली
कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कुछ इस तरह से चलता है, हर इंसान का प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है, सरकार का सिर्फ इतना कंट्रोल होता है कि गवर्नमेंट बस देखते रहेगा कि सब कुछ एज पर रूल हो रहा है कि नहीं, कौन कैसे काम कर रहा है, ज्यादा रोक टोक नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है। प्राइवेट ओनर अपने मर्जी से अपने प्रॉफिट के लिए काम करेगा। मैं आपको बोल रहा था ना कुछ देर पहले, अपने लिए काम करो तो देश का काम ऐसे ही बन जाएगा। इसी तरह से आईफोन बना, इसी तरह से गूगल बना, इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट बना, इसी तरह से कोको कोला बना, जो भी नाम लेते हो सब आ जाएगा। आईफोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सब, फेसबुक, इंडिविजुअल इनोवेशन के थ्रू से आया। ठीक है, अब ये है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जो अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करता है और प्राइवेट प्रॉपर्टी के थ्रू से ही काम होता है। तो फिर सोशलिस्टिक क्या है सर? यही बकरा से एग्जाम्पल ले लो। इसका बकरा बंधा हुआ होगा, जैसे ये बंधा हुआ है क्योंकि सरकार ने बोला है कि बकरा को बांध के रखो, और इसके सामने चारा डाल दो कि भाई यही वाला घास खाना, क्योंकि मैंने सोचा कि यही तुम्हारे लिए बेस्ट है। दिस इज अ कॉमन इकोनॉमी, कोई इंडिपेंडेंस नहीं सर। एंड व्हाट इज द मिक्स्ड? मिक्स्ड इस दोनों का मिक्स्ड है, कभी पकड़ लेता है, मतलब कभी कमेंट करता है तो कभी छोड़ भी देता है, जैसे कि इंडिया। समझे कि नहीं सर? हेलो, हाँ जल्दी बोल। ठीक है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। अब इंडिया में मिक्स के तहत कैसे होता है? जैसे देखो, आज के डेट में इंडिया में एक बड़ा बड़ा बिजनेस बन रहा है, जोमेटो बना, पेटीएम बना, ओला बना, ओयो बना, फ्लिपकार्ट बना, और भी नाम खत्म नहीं हो सकता। 5,000, 7,000, 10,000 नाम आ जाएगा, छोड़ो उसको। इसलिए इंडिया में भी फ्रीडम है, आप कर सकते हो, लेकिन इंडिया में गवर्नमेंट कंट्रोलिंग भी है। ठीक है, तो दोनों को मिक्स करके कॉन्सेप्ट चलता है। तो ये दुनिया भर का जो प्रॉब्लम है, what to produce, how to produce, for whom to produce, and what provisions are to be made for the economic growth, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वर्ल्ड वाइड 3 तरह का कॉन्सेप्ट पे दुनिया चलता है। कैपिटलिस्ट कॉन्सेप्ट, सोशलिस्टिक कॉन्सेप्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग के बारे में तो आप जानते ही हो कि आपका सांस भी किम जोंग के हाथ में है। अगर मीटिंग में बैठे बैठे अगर आप खराटा भी मार दिए तो संगे संग गोली करके उड़ा देता है, ऐसा सुना मैंने, बट आई थिंक ऐसा ही देखा गया है। ओके सर, अब ये है पूरा इकोनॉमिक्स का इंट्रो। ठीक है, अब हर 10 मिनट बात करते हैं डिमांड के बारे में। ठीक है, क्या सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो, अरे बोलो सर। मैं बस इतना कोशिश कर रहा हूँ कि इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपको पूरा इकोनॉमिक्स का एक ओवरव्यू देने का कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आया? अभी तक का डिस्कशन क्लियर है? यस सर। सिर्फ सारा का सारा प्रॉब्लम, जैसे कि मैं आपको बोला ना, डिमांड फोकस्टिंग, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें डिमांड क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो व्हाट इज डिमांड? So demand means desire or wish to buy and consume a commodity or service backed by adequate ability to pay and willingness to pay. डिमांड का मतलब होता है डिजायर, यस, और विश टू बाय, मैं खरीदना चाहता हूं, मुझे चाहिए। आई वांट BMW, आई वांट KTM, आई वांट बुगैटी, क्या क्या बोलते हैं, मुझे सब नाम पता नहीं सर। मुझे रॉयल एनफील्ड चाहिए, मुझे iPhone 14 चाहिए। ठीक है, आपका चाहत समझ में आया, आपका जो चाहत है समझ में आया। अब सेकंड सवाल है, क्या अगर आप अपने चाहत को, मतलब एक गाना है ना, चाहा तो बहुत पर चाहूंगा तुम्हें, बट क्या अपने चाहत को पूरा करने का ताकत है तुम्हारे पॉकेट में? अगर पॉकेट में दम है तो यही चाहत डिमांड में बदल सकता है, नहीं तो चाहा तो बहुत होके ही रह जाएगा। समझ में आया सर?
पॉकेट में दम भी होना चाहिए और पेमेंट करने का इच्छा भी होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है दम तो होता है पर पे करने का मन नहीं करता। हाँ, तो तब वो डिमांड नहीं कहलाएगा। So demand means desire or wish to buy and consume a commodity or service backed by adequate ability to pay and willingness to pay. बोलो, क्लियर? हेलो, समझ में आ रहा है साहब डिमांड क्या है? Yes, sir. हाँ सर। Law of demand states that the people will buy more at lower price and less at higher price. लॉ ऑफ डिमांड क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डिमांड ये कहते हैं कि कम दाम में ज्यादा खरीदते हैं और ज्यादा दाम में कम खरीदते हैं, ठीक है, और बाकी चीजों को उस टाइम पे इक्वल करें। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इफ ए प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट increases, its quantity demanded decreases and vice versa। मतलब लॉ ऑफ डिमांड बहुत सिंपल बात करते हैं that people will buy more at lower price and less at higher price, other things being equal, demand equals to functions of P, PR, Y, T, E, O। मीन्स मतलब ये होता है कि प्राइस के ऊपर बेस करके जब आप सोचते हो तो प्राइस को वेरिएबल कर दो और बाकी चीजें रिलेटेड गुड्स का दाम, आपका इनकम, टेस्ट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, एनी अदर फैक्टर कांस्टेंट रखो। सिर्फ दाम की बेसिस में जब डिमांड को डिसाइड करते हो कि दाम बढ़े तो कम खरीदना है, दाम ज्यादा हो जाए तो कम खरीदना है और दाम कम हो जाए तो ज्यादा खरीदना है, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट पीपल विल बाय मोर एट लोअर प्राइस एंड लेस एट हायर प्राइस एंड दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। एक बात याद रखना, लॉ ऑफ डिमांड का फॉर्मूला लिखने के टाइम पे अदर थिंग्स बीइंग इक्वल पॉइंट को जरूर लिखना। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल मतलब चाय खरीदने गए, लेकिन चाय खरीदने गए तो टी का डिमांड हुआ आपका, तो जब टी का डिमांड एनालिसिस करते हो ना प्राइस बेसिस पे, तो कृपया कॉफी के बारे में ना सोचें, उसको कांस्टेंट रखें। इफ यू रियली डिमांड टी ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस ऑफ द टी, if you really demand BMW on the basis of the price of the BMW, so on that time don't compare BMW with Mercedes or any other car, because अगर आप ऐसा करते हो तो प्रॉब्लम और कुछ नहीं, BMW का डिमांड एनालिसिस पूरा नहीं हो पाएगा, टी का डिमांड पूरा नहीं हो पाएगा अगर कॉफी बीच में आ जाएगा। किसी चीज का डिमांड को कंपेयर करना है या मतलब डिमांड को एनालिसिस करना है किसी भी चीज का, चाहे आप बिजनेस करो या खरीदने जाओ, तो आप सिर्फ प्राइस के बेसिस पे जब डिसाइड करते हो ना तो सिंगल प्रोडक्ट में करो, बाकी चीजों को कांस्टेंट रखो। तो क्या बाकी चीजों पे डिमांड नहीं होता? अरे होता है, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड सिंगल हैंडेडली यही बात करते हैं कि प्राइस के बेसिस पे जो डिमांड का हेरफेर होता है उसे लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। तो फिर बाकी चीजों के कारण डिमांड हेरफेर होता नहीं है? अरे बिल्कुल होता है, उसे भी हम लोग पढ़ते हैं सर, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, ठीक है, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड बोलते हैं उसको। डिमांड का शिफ्ट हो जाते हैं बिकॉज आपका इनकम बीच में आ जाता है, आपका टेस्ट बीच में आ जाता है। लेकिन इन सिंपल जब लॉ ऑफ डिमांड पूछे तो इसी का जवाब दे। मैं बाद में बताऊंगा आपको कि बाकी चीज कैसे डिमांड को इफेक्ट करता है। डिमांड इक्वल्स टू फंक्शंस ऑफ पी, पीआर, वाई, टी, ई, ओ। इसमें जो बाकी ये जो फैक्टर रहा ना, इसको अदर थिंग्स बीइंग इक्वल बोल रहा है, ये कैसे इफेक्ट करता है आई विल डिस्कस इन लेटर क्लासेस इन डिटेल्स। अकॉर्डिंग टू मर्सल, जैसे एडम स्मिथ बड़ा फेमस है, ऐसे मर्सल भी बहुत फेमस है, अल्फ्रेड मर्सल, इनको बहुत पढ़ना पड़ता है सर इकोनॉमिक्स में। द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इनके हिसाब से डिमांड कर्व डाउनवर्ड होता है बिकॉज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण। However, according to Hicks and Allen, it is due to the income effect and substitution effect। सर थोड़ा समझा दो, 2 सेकंड में समझाऊंगा सर, प्लीज थोड़ा देखिएगा। लेकिन इसको समझाने के लिए मुझे एक डिमांड कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा। ये आर्क इलास्टिसिटी को समझाया गया
बट अभी इलास्टिसिटी में बात नहीं करूंगा, सिर्फ डिमांड ग्राफ एक कोई भी नॉर्मल डिमांड ग्राफ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक सेकेंड, ये सभी डिमांड ग्राफ ही है, एक सिंपल डिमांड ग्राफ बनाते हैं। सर क्या कहता है, मानो कि प्राइस किसी प्रोडक्ट का ये ओरिजिन है, अब प्राइस को कम से ज्यादा करते हैं 1 2 3 4 इस तरह में, और इधर क्वांटिटी को धीरे धीरे बढ़ाते हैं 10 20 30 40। ठीक है, समझ में आया सर? ये क्वांटिटी है और ये प्राइस है, मतलब कितने प्राइस पे कितना क्वांटिटी डिमांड करता है। मानो ये सब रुपीज इन थाउजेंड समझ लो, ठीक है, रुपीज इन थाउजेंड समझ लो, 1000 2000 3000 4000। तो जब किसी चीज का दाम 4000 है तो क्या बोलोगे, कम लेना है कि ज्यादा लेना है? हेलो, सेम चीज दाम अगर 4000 हो जाए तो ज्यादा डिमांड करोगे कि कम डिमांड करोगे? काम करेंगे सर जी। तो 1000 का चीज अगर 4000 हो जाए तो ऑब्वियसली क्वांटिटी कम आएगा। 4000 से दाम थोड़ा सा कम होगा तो थोड़ा ज्यादा डिमांड कर लेंगे। 3000 से 2000 हो जाएगा तो और थोड़ा डिमांड कर लेंगे। जब 1000 हो जाएगा तो सबसे ज्यादा डिमांड कर लेंगे। और अब ये जितना पॉइंट आया सब पॉइंट को कनेक्ट कर लेंगे तो डिमांड कर्व ड्रॉ कर लेंगे। और ये जो डिमांड कर्व ड्रॉ हुआ इसका मूवमेंट क्या है, डाउनवर्ड है कि अपवर्ड है? बोलो, मैंने ऊपर से नीचे की तरफ खींचा ना, तो ये डाउनवर्ड मूवमेंट रहा था। हेलो, ये सर नो, मूवमेंट डाउनवर्ड था कि नहीं? यस सर। नाउ द क्वेश्चन ऑफ द डे, डिमांड कर्व डाउनवर्ड क्यों होता है? ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड क्यों होता है, इस खेल में सबसे बड़ा जवाब तो मार्शल सर ने दिया है, ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बाजार में जाना पड़ेगा आलू खरीदने के लिए। सर चलो आलू खरीदने जाते हैं, आलू 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 पोटैटो, पोटैटो सेलर नियर मी। चलो सर हम आप लोग अपने घर के सामने लल्टूदा पुल्टूदा की दुकान में चलते हैं आलू खरीदने के लिए। सर 10 किलो आलू का दाम ज्यादा होगा कि 1 किलो आलू का दाम ज्यादा होगा? कहने का मतलब है मेन प्राइस को चेंज नहीं करना है। ये जो आलू वाला देख रहे हैं आप, अभी आलू वाला के पास हम पहुंचे, इसको जाके बोले कि दादा आलू कितना करके हैं, तो वो बोला कि 1 केजी 40 टाका, 40 रुपीज के जी। ना आप बोल रहे हो क्या दादा 35 टाका के जी नहीं होगा? तो आलू वाला आपको बोलता है हाँ हो सकता है, लेकिन आपको 5 केजी लेना पड़ेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता, जल्दी बोलो। अरे हाँ या ना, कि 40 का चीज 35 में, आलू जस्ट एन एग्जाम्पल, 40 का चीज 38 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है। बट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल कि क्या 40 का चीज 35 36 37 में बेच सकता है, लेकिन आपको ज्यादा क्वांटिटी लेना पड़ेगा। ज्यादा क्वांटिटी लेने से अब ऑटोमेटिकली दुकानदार आपको कम कर देगा। ऐसा दुकानदार करता है कि नहीं करता? प्लीज हाँ ना में जवाब दीजिए। हाँ सर, करता है। लेकिन क्वेश्चन इज दैट कि एक कस्टमर जो है वो ज्यादा क्यों लेगा? उसका जरूरत तो था 1 केजी का, क्योंकि वो दुकान में जाके 1 केजी पूछा था। तो फिर 2nd केजी, 3rd केजी या 4th केजी के लिए क्या वो कभी भी एक्स्ट्रा दाम देगा? मतलब 1 केजी के लिए भी 40, 2nd केजी के लिए 40 वो नहीं देगा। क्यों? जरूरत नहीं है ना। तो जब जरूरत कम हो जाता है तो डिमिनिशिंग यूटिलिटी सामने आता है। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? जरूरत। आपका जरूरत जब भी किसी चीज पे कम होता रहेगा ना, आप उस चीज के लिए ऑलवेज कम दाम पे करना चाहोगे। लेकिन जैसे जैसे जरूरत पड़ता है ना, बंदा पूछता भी नहीं है भाई कितना दाम है, जल्दी करो लेके चलो भागो। लेकिन जैसे जैसे जरूरत कम होगा
सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट के लिए आप और कम और कम और कम करोगे। लेकिन आप और कम बोलने से नहीं होगा। एज ए कस्टमर दुकानदार के साथ मैच भी करना पड़ेगा। सो दुकानदार मैक्स टू मैक्स 35 से कम नीचे नहीं आएगा, क्योंकि वो अपना परचेज प्राइस से ज्यादा दाम में आपको नहीं दे सकता। अब दुकानदार जो सप्लायर है उसको मैं छोड़ता हूँ, अभी दुकानदार को मैं छोड़ता हूँ, लेकिन आप अभी एज ए कस्टमर सोचो कि क्या आपका यूटिलिटी कम हुआ? 1 kg की जगह 2 kg, 2 kg की जगह 3 kg, 3 kg की जगह 4 kg, जितना केजी बढ़ा आपका यूटिलिटी कम हुआ। तो जैसे जैसे नेक्स्ट यूटिलिटी की तरफ बढ़ोगे वैसे वैसे आप हमेशा कम दाम देने के लिए रहोगे। और ये रीजन है, यही रीजन है कि क्योंकि यूटिलिटी कम होता है इसीलिए डिमांड का भी डाउनवर्ड होता है। समझे कि नहीं? 5 টাকা 5000 টাকা जब केजी है तब क्वांटिटी कम, 4000 हुआ थोड़ा ज्यादा, 3000 हुआ थोड़ा ज्यादा, 1000 हुआ थोड़ा ज्यादा। कनेक्ट करो, डाउनवर्ड मूवमेंट। ये जो एक्स्ट्रा यूनिट कम होने के, दाम कम होने के कारण, दाम कम होने के कारण जो एक्स्ट्रा यूनिट हम लेते हैं ना, 10, 20, 30, 40 क्वांटिटी, यही तो बात कहना चाहता है मार्शल कि जब जब यूटिलिटी कम होता है वी आर रेडी टू पे लेस। एंड दुकानदार भी तभी कम दाम में आपको छोड़ सकता है जब आप ज्यादा लोगे। और यही रीजन है डिमांड कब डाउनवर्ड होता है। हेलो, बात समझे कि नहीं? बात समझे कि नहीं? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मैं डिटेल्स में बात करूंगा बाद में, ये पूरा एक चैप्टर खा जाऊंगा मैं आपका। लेकिन फिलहाल इतना क्या बेसिक लेवल में समझ में आया? According to हाँ Marshall, सर। the demand curve sloped downward due to the operation of the law of diminishing marginal utility. हर एक्स्ट्रा यूनिट के लिए आप कम इसलिए देना चाहते हो बिकॉज फर्स्ट यूनिट आपका सबसे नेसेसिटी था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपका नेसेसिटी जितना कम होगा उतना आप कम दाम दोगे। जब भी हम लोग मार्केट में जाते हैं बार्गेन करके सामान लेते हैं ना, यही अप्रोच काम करता है। बट हिक्स एंड एलन का मानना थोड़ा अलग है। उनका मानना है कि इसमें इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी है। मतलब अगर आपका इनकम ज्यादा होता है तो आप ज्यादा दाम पे चीज खरीद लेते हो, इनकम कम होता है तो आप कम लेते हो। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि इनकम जैसे ही आपका कम हो जाए तो आप सस्ता चीज ढूंढते हो कि जो सस्ता है वो ज्यादा लेंगे, जो महंगा वो कम लेंगे। वही बात हुआ, सेम कॉन्सेप्ट। जब दाम 5 टाका, अगर मार्केट में आपको 4 टाका में कुछ मिल जाए, ठीक है, तो आप 5 का चीज कम लेना है, 5 में कम लेना है, 4 में थोड़ा ज्यादा लेना है, 3 में और ज्यादा लेना है, 2 में या 1 में और ज्यादा लेना है। मतलब जैसे जैसे मार्केट सस्ता होगा वैसे वैसे आप सस्ते में शिफ्ट हो जाओगे, तो वहां पर इनकम इफेक्ट काम करेगा। महंगा में आप कम लोगे, 5 में कम लेना है, 3 में ज्यादा लेना है, ये इनकम इफेक्ट हुआ। व्हाट अबाउट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब कुछ ऐसा काम करता है कि मानो आप कार खरीदने गए। हाँ बोलो सर, बोलो, कुछ क्वेश्चन आ रहा था। यस, एनी क्वेश्चन सर? नहीं सर, गलती से ओपन हो गया था। ओके, मानो कि आप कार खरीदने गए, टाटा का कार भी सेम है, सुजुकी का कार भी सेम है। अब ऐसी सिचुएशंस में आप सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देख लिए कि सेम चीज में, सेम फीचर्स में अगर आपको सुजुकी थोड़ा सस्ता में दे रहा है तो आप किसको लोगे? सुजुकी लोगे भी टाटा लोगे? फीचर सेम है तो। सेम फीचर्स में सुजुकी आपको 5 लाख ऑफर कर रहा है, टाटा आपको 5.5 लाख बोल रहा है, किसके साथ जाओगे? ऑब्वियसली सुजुकी के साथ जाओगे अगर कोई प्रेफरेंस ना हो तो। अगर सिर्फ टाटा ही चाहिए वो अलग बात, बट यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आ रहा है, जिसका दाम कम होगा उस पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो दाम कम होने से डिमांड का बढ़ने का या डिमांड शिफ्ट करने का एक जो इरादा है ना, कार मार्केट में भी या किसी भी मार्केट में ये इफेक्ट दिखता है। तो इसी कारण से भी डिमांड कब डाउनवर्ड होता है। डिटेल्स में चर्चा करेंगे सर, ये मैं आपको बस एक समरीटिकली बता रहा हूँ कि डिमांड, अल्फ्रेड मर्सेल का डिटेल्स एनालिसिस होगा, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, हिक्स एंड एलन का अप्रोच, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, बहुत चर्चा करेंगे सर। सर डिमांड कर्व
अपवर्ड स्लोप भी होता है। कब होता है? डिमांड कब यूजुअली स्लोप डाउनवर्ड, बट एक्सेप्शनली स्लोप अपवर्ड अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, as in the case of conspicuous goods, given goods, conspicuous necessities, future expectation about price, demand for necessities and speculative goods. नॉर्मली दाम कम होने से डिमांड बढ़ता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसा भी है जहां पर देखा जाता है दाम ज्यादा होने से डिमांड बढ़ता है। जैसे कि डायमंड, कोई सस्ता खरीदना नहीं चाहता। अगर आज 10,000 का डायमंड है तो कल 20,000 हो जाएगा तो लोग और खरीदेगा। क्यों? प्रेस्टीज इफेक्ट। जितना दाम में खरीदोगे उतना लोगों को दिखा पाओगे, शो ऑफ करना है। इसको बोलते हैं कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी, शो ऑफ करने वाला नेसेसिटी। ऐसे सिचुएशंस में 10,000 से 20,000 हो जाएगा, 20,000 से 30,000 हो जाएगा। बड़ा आदमी लोग ऐसे ही होते हैं, महंगा भी खरीद के आपको बताएगा कि देख मैंने क्या खरीदा। अगर जब दाम कम था तब शायद 1 लेता था, अब दाम ज्यादा हो गया तो 2 लेगा, 3 ले लेगा। मतलब 10 में कम, 20 में ज्यादा, 30 में और ज्यादा कनेक्ट करेगा तो डिमांड का अपवर्ड। तो नॉर्मल केस में डिमांड का डाउनवर्ड होते हैं ऐसे, बट एक्सेप्शनल ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड में डिमांड का अपवर्ड होता है। जैसे कि कॉन्स्पिशियस में, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस में, शेयर मार्केट के केस में देखा जाता है दाम बढ़ेगा तो अभी ज्यादा खरीद लो। गिवन गुड्स, गिवन गुड्स एक कॉन्सेप्ट होता है, इंफीरियर गुड्स और नॉर्मल गुड्स के बीच में कंपैरिजन चलता है, उसमें गिवन गुड्स में नेक्स्ट क्लास में मैं चर्चा करूंगा गिवन में, ठीक है। डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट करते हैं, लेफ्टवर्ड शिफ्ट करते हैं जब प्राइस को छोड़ के किसी और मैटर सामने आ जाता है, जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट, अदर फैक्टर सामने आ जाते हैं ना। प्राइस छोड़ के जब बाकी चीजें डिमांड को ऑपरेट करता है तब डिमांड का हमें शिफ्टिंग नजर आता है। मैं इमेज के साथ नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। प्राइस नॉर्मली डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड प्राइस रिलेटेड होता है, बट देयर आर सम सिचुएशंस जब प्राइस नहीं, रिलेटेड गुड्स का दाम, आपका इनकम, टेस्ट, अदर फैक्टर डिमांड को मैनिपुलेट कर रहा है, तो आप समझ लेना कि डिमांड शिफ्ट होने को है। डिमांड शेड्यूल किसे कहते हैं? सिंगल इंडिविजुअल का डिमांड को डिमांड, नॉर्मल डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं। जब वही डिमांड मार्केट के हिसाब से देखा जाए, 4 जन, 5 जन, 50 जन, 100 जन, 1000 जन का डिमांड हो जाए तो उसे शेड्यूल मार्केट डिमांड शेड्यूल कहा जाता है या मार्केट डिमांड कहा जाता है, ठीक है। तो डिमांड का इंडिविजुअल भी हो सकता है, डिमांड का मार्केट का भी हो सकता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में थोड़े डिटेल्स में बात करूँ, ठीक है। आज मैं ओवरव्यू में इतना तक ही पहुंच पाया, ठीक है। अब इससे ज्यादा आप लोगों के लिए लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और फिर उसके साथ कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्शन कॉस्ट, सभी चीज में शॉर्ट बातें करूंगा सर, ठीक है। लेकिन शॉर्ट में भी मेरा काफी डिटेल्स है, ठीक है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जितना शॉर्ट में आपको मैं पूरा बात कह पाऊँ, ठीक है। ठीक है सर, आज मैं इतना ही रखता हूँ, नेक्स्ट क्लास में आपको कंटिन्यू करूँगा। ठीक है सर, टाटा फिर, बाय। Thank you, sir. Bye, sir. ओके सर, बाय।